नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। और कुछ दिनों बाद, लगभग 3 सप्ताह बाद, हमारे साथ स्वागत है अजीत द्विवेदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। वरिष्ठ पत्रकार, आपको लोग यहाँ जरूर मिस कर रहे थे और कर रहे होंगे। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह नहीं रहे होंगे। आज धन्यवाद हम जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दोबारा, हम लोगों ने जो है, और कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं थी जिसके कारण आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे। आज हम लोग बात करेंगे मैं हूं ना। एक फिल्म आई थी, एक टाइटल था, और शाहरुख खान शायद उसमें थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखी होगी सर आपने। तो मैं हूं ना राहुल गांधी का ये स्लोगन है। राहुल गांधी का एक कल और भी स्लोगन था, मेरा कथन ही मेरा वचन है। याद होगा फिल्म, जिन्हें भी याद हो, वो फिल्म है बाहुबली। तो राहुल जी इस बार बाहुबली के फ्रेम में जो उन्होंने दिल्ली में बम फोड़ा है, महादेवपुरा बम जिसको कह सकते हैं, महादेवपुरा बम यानी वोटर चोरी का बम, उसका क्या इम्पैक्ट होगा बिहार इलेक्शन में। क्या बिहार इलेक्शन ये दोनों भाई, यानी राहुल जी बड़े भाई और तेजस्वी यादव छोटे भाई, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल बड़ा भाई और कांग्रेस छोटा भाई बिहार के सेंस में, लेकिन पर्सनली राहुल गांधी बड़े भाई के तौर पे, नेशनली भी, और ऐसे क्या ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई, जो इनका अभी प्रोग्राम है आने वाले दिनों में कई जिलों में एक साथ दिखाई पड़ने वाले हैं, क्या ये दोनों मिलकर बिहार का चुनाव लूट ले जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव के बड़े भाई की भूमिका जो तेज प्रताप की हुआ करती थी, कृष्ण की बंसी बजाया करते थे, वो कृष्ण वाली बंसी अब वो अलग अलग कुछ कुछ कर रहे हैं। कल गठबंधन भी बना लिया और वीआईपी की तरह बीबीआईपी खोज लिया उन्होंने। तो तेज प्रताप ने जो जगह खाली की है, वो जगह मैं हूं ना के अंदाज में राहुल गांधी भर देंगे, भरने वाले हैं। क्या होगा, इन सब पर हम अगले एक घंटे में बात करेंगे। वोट चोरी और एसआईआर तो है ही, साथ साथ चूंकि वो कनेक्टेड मसला है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि 2008 में जिस कंस्टिट्यूएंसी की बात राहुल गांधी ने कल दिल्ली में की है, उसका गठन 2008 में हुआ था, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का। और जब से गठन हुआ है तब से बीजेपी वहां जीतती रही। उसके साथ ही साथ डिलिमिटेशन होकर के सेंट्रल बेंगलोर लोकसभा एक कंस्टिट्यूएंसी बनी, महादेवपुरा उससे जुड़ा रहा। और 2008 के बाद 2009 से लेकर के 24 तक वहां भारतीय जनता पार्टी का ही लोकसभा सांसद रहा है। मजेदार बात यह है कि जो राहुल जी ने कहा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जितना वोट लीड मिला महादेवपुरा में कांग्रेस पर बीजेपी का, लगभग उतने ही वोट से पूरे कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी जीती है। तो ये पुराना रिकॉर्ड है, बल्कि इस बार सबसे कम वोट से जीती है। पहले जो 2009 में, 14 में और 19 में उतने ही वोट से बीजेपी जीतती रही है जितने वोट से वहां लीड करती है महादेवपुरा में। इसका अर्थ यह भी होता है, जो इलेक्शन को समझते हैं, कि बाकी जगहों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ है, हमेशा वहां लीड लेती रही है। राहुल जी कह रहे हैं कि सावधान इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों, सावधान, यदि आपने इसी तरह आप करते रहे तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। मैं बता दूं कि 2008 से 14 तक कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी जब ये महादेवपुरा बना था, और 2013 से 18 तक कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धारमैया उसमें मुख्यमंत्री थे। और अब 2022 से 24 के बीच में भी सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है। इसी विधानसभा सीट पर एक बड़ी घटना 2022 में घटी थी। म्युनिसिपल काउंसिल ने वहां मतदाताओं के डेटा कलेक्शन के लिए एक निजी कंपनी को ऑफर कर दिया था, और निजी कंपनी ने काम शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने उस पर आपत्तियां की, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जांच बैठाई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन बाद में क्लीन चिट इलेक्शन कमीशन ने दे दिया था। तो ये सब बातें हमने कल बात की। हालांकि फिर 2023 से लगातार सरकार कांग्रेस की है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। ये सब बातें कल शाम के एपिसोड में भी की थी, इसलिए इतनी ज्यादा बातें तो नहीं, मैं केवल इंफॉर्मेशन के लिए की। बिहार में जो इम्पैक्ट होने वाला है, क्या बिहार का चुनाव ले जाएंगे परसेप्शनली? अजीत सर।
देखिए संजीव जी, ये जो घटनाक्रम है पूरा कल का आपने डिस्कस किया है, लेकिन इसमें दो तीन पहलू हैं। एक पहलू तो ये है जो ऑब्जेक्टिविटी राहुल गांधी की, जो राहुल गांधी ने जो इशू उठाया है उस इशू की ऑब्जेक्टिविटी, उसकी वस्तुनिष्ठता, उसमें कितना दम है, वो कितना इम्पैक्ट करेगा, चुनाव आयोग की छवि पर उससे क्या असर होगा, चुनाव पर क्या असर होगा, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू जो आपने कहा, एकला चलो के का जो मैं हूं ना राहुल गांधी का जो एक अपना स्टैंड है, जो जिस लाइन पर वो जाना चाहते हैं, और एक तीसरा पहलू है बिहार के चुनाव पर इसके असर का। तो ये थोड़ी सी चर्चा उस जो कल वाली बात की हम लोग करें, ये इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। जो 4-5 तरीके बताए हैं राहुल गांधी ने कि इन तरीकों से वोट की चोरी होती है। एक ही पता है, एक कमरा है, उस एक कमरे में 80 आदमी वोटर बना हुआ है। तो ये इस तरह की घटनाएं हैं। अब चुनाव आयोग के पास इसका निश्चित रूप से जवाब होगा, जो बिहार के संदर्भ में दिया है कि एक नेशनल हाउसिंग नंबर दे दिया जाता है जहां नंबर से लॉट नहीं होते हैं। उस तरह की बात बेंगलोर सेंट्रल के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आयोग कोई जवाब देगा कि कैसे एक कमरे में 80 आदमी बना हुआ है, या एक ही आदमी का वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4-4 जगह या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे है। इन सब चीजों की राहुल गांधी ने सारे तरीके बताए कि 11,900 वोट जो है वो इंसिडेंट फर्जी वोट के हैं, 40,000 लापता है, पता लिखा हुआ है, पता ही गलत है। तो ये तमाम चीजें हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस फर्जीवाड़े की जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। लेकिन ये इस गड़बड़ी का लाभ बीजेपी को मिला, ये आप जो जब से आप बता रहे हैं, हमने वो रिपोर्ट भी पढ़ी है। महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जब से बनी है तभी से कंट्रोवर्सी है उसको लेकर के, तभी से वहां किसी न किसी तरह का विवाद होता रहता, और ये आरोप पहले भी लगे हैं कि एक ही पते पर बहुत सारे वोटर हैं। तो ये जब भी कांग्रेस की भी वहां सरकार रही है, कौन लाभान्वित होता है किस स्थिति से, ये एक अलग डिफरेंट उसको देखने का एक नजरिया हो जाएगा। जहां तक ये बात है कि आप 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत रहे थे और छठी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे को इतना वोट मिल गया कि वो चुनाव जीत गया, तो ये कोई नई बात नहीं है। मतलब हो सकता है कि राहुल गांधी का अपना अनुभव 20 साल का है, उस 20 साल में उन्होंने इस बात को नहीं महसूस किया हो। हम लोग बहुत दिन से इस बात को देख रहे हैं। संजीव जी, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोकसभा सीटें हैं, जैसे अब एक हमको अभी एकदम बातचीत करते हुए ध्यान आ रही है, जैसे चाईबासा की जो सीट है, उस सीट में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई जीत जाता है, लेकिन एक आदित्यपुर का इलाका है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सरायकेला की आदित्यपुर का इलाका है, जहां से बीजेपी को इतना वोट मिलता है कि बाकी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट के बराबर हो जाता है। तो ये कई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी मिल जाएंगी, आप खोजेंगे तो, कि आप 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड की और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप इतना पीछे छूट गए कि हार गए चुनाव। आमतौर पे असामान्य जनता भी इस बात को कहते हुए पाई जाएगी सर काउंटिंग के दिन, कि अभी रुकिए हाँ, अभी तो ग्रामीण इलाके का खुलने दीजिए, अभी पुराने इलाके को खुलने दीजिए। जी, खुलने दीजिए। हाँ, वो ये कहते हैं हमेशा कि अच्छा अभी तो टाउन में गिनती हो रही है, बीजेपी के जब बीजेपी बढ़त होती है तो कहते हैं कि अभी बैलेट पेपर गिना जा रहा है, फिर कहते हैं कि अभी टाउन वाला बूथ खुला है, अभी शहर गांव में खुलने दीजिए तब पता चलेगा। तो ये चीजें होती हैं। ये इशू, ये बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि आप अगर इस तरह के सबूत कांग्रेस पार्टी की रिसर्च टीम ने जुटाए हैं, तो उन सबूतों को आप निश्चित रूप से आप हलफनामा दे के दें या बिना हलफनामे के दें, चुनाव आयोग को जरूर देना चाहिए। और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला नहीं है। आप ये कर्नाटक तो अचानक आया संजीव जी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 10 दिन 20 दिन पहले की कर्नाटक का इशू है। हम ध्यान कर रहे थे कि महाराष्ट्र से कोई इशू लेके आएंगे राहुल गांधी, या हरियाणा का कोई इशू लेके आएंगे, लेकिन वो कर्नाटक का अचानक लेकर के आ गए। तो जाहिर है कि महाराष्ट्र का भी कुछ होगा, हरियाणा का भी कुछ होगा। इन सबको एक साथ करिए और इनको चुनाव आयोग के सामने रखिए। एक बात तो ये है, उस पर उसके मेरिट पर हम नहीं जा रहे हैं, उसके गुण दोष पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो उसमें जो मेरिट होगा वो सामने आ जाएगा। अब दूसरी बात है जो मैं हूं ना वाला एटीट्यूड जो है राहुल गांधी का, कि हम अकेले गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं समूचे विपक्ष की तरफ से। ये जो धारणा है, ये जो सोच है राहुल गांधी की और उनकी टीम की, इसी सोच में उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले की, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और कल सत्र चल रहा था, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, तो एक अगर इसको बहुत ही इंपैक्टफुल अगर बनाना होता जैसे, तो आप सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सबको अपने साथ बिठाते। सबके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, आरजेडी के पास, लेफ्ट के पास, ममता बनर्जी के पास। देखिए ममता बनर्जी ने सबसे सिस्टमेटिक तरीके से ये काम किया है संजीव जी, जिसने डुप्लीकेट वोटर्स पकड़ करके चुनाव आयोग को बाध्य किया कि आप इनको ठीक करिए। उन्होंने ठीक करा, डुप्लीकेट वोटर्स वाली जो गड़बड़ी थी उन्होंने, तृणमूल कांग्रेस ने ठीक करवाया उसको। तो आप उनके लोगों को बिठाते, अभिषेक बनर्जी आपके साथ बैठते, और ये तमाम लोग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप एक दबाव बनाते चुनाव आयोग की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं संजीव जी? हाँ, इसमें एक बात कही जा रही है, हम आगे चलेंगे तेजस्वी और ये दोनों मिलके। मैंने अब खुद से, मैं वो दिल्ली का वोटर हूं, लेकिन
अपने गांव का वोट एक बूथ पे देखा जहां मैं लोगों को पहचानता हूं, तो उसमें 20 ऐसे लोग हैं जो वहां हैं ही नहीं, 40 साल से नहीं है, 50 साल से नहीं है, और एक मृतक भी उस नाम में है। मैं एक परिवार के एक व्यक्ति को जानता हूं, और भी लोग होंगे, तो मैं एक अकेला व्यक्ति हूं, कोई इंस्टीट्यूशन तो हूं नहीं, जो 50 किलोमीटर के दायरे में 2 बार वोटर है। अब वो स्याही को मिटेगा तब जाकर के हो सकता है दोनों जगह दे दे या ये कर दे जो ये हुआ है। ये बिहार की बात कर रहा हूं। तो ये है सर, आगे फिर सवाल करूंगा। है अब आप देखिए, अब आप देखिए संजीव जी, ये कितनी गड़बड़ी होती है इसमें। जैसे राहुल गांधी ने जो 5 तरीके बताए हैं वोट चोरी करने के, या 4 तरीके, उसमें एक तरीका ये है कि जो फोटो लगी हुई है वो इतनी छोटी फोटो है कि उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कोई फोटो है, सिर्फ एक फोटो, एक मिनिएचर टाइप का, एक माइक्रोस्कोप से देखे जाने लायक एक फोटो लगी हुई है। अब जो 2 जगह आपने कहा कि एक व्यक्ति का 2 जगह नाम है, तो दूसरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति वोट दे सकता है जाकर के उसके बदले में, उसकी फोटो तो है नहीं, वहां फोटो से तो पहचान होगी नहीं। अगर फ्रॉड करना है तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह का फ्रॉड हो सकता है। और आप देखिए, जैसे अभी आज ही एक रिपोर्ट छपी है इंडियन एक्सप्रेस में जहानाबाद की, आपने भी हो सकता है देखी हो, कि 100 लोग ऐसे हैं जो लोग हैं जीवित है। चुनाव आयोग कह रहा था ना कि मैं ये सुप्रीम कोर्ट की 15 लोग ले आइए जो लोग हैं और नाम कट गया हो तो हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो जहानाबाद की एक रिपोर्ट है कि 100 लोग हैं उस गांव में। सुदय यादव जहां के एमएलए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो जा भी रहे थे, आरजेडी के एमएलए, उन्होंने कहा कि हम जाकर के देखेंगे। उस जगह पर 100 लोग ऐसे हैं जो गांव में हैं, उनका नाम कट गया है, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो ये इस तरह का फर्जीवाड़ा तो निश्चित रूप से हो रहा है। ये जो मतदाता सूची में गड़बड़ी करके और वोट को प्रभावित करने का आरोप कोई ऐसा नहीं है। से भी आया एक एड्रेस पे 80, हाँ एक पिता कई लोगों के, ये बिहार से भी आ रहा है, बिहार में भी है। और वो हम लोगों ने तो कई चुनाव में देखे हैं। हम तो एक बार और शायद आपसे या कहीं और हम चर्चा कर रहे थे, जब रिपोर्ट आई थी कुढ़नी में, जो एमएलसी के चुनाव के समय मुजफ्फरपुर तिरहुत का जो चुनाव हो रहा था एमएलसी का, वहां कुढ़नी में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां 108 आदमी के पिताजी का नाम एक ही था, 108 लोग थे जिनके एक ही पिताजी थे। तो ये कोई इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं वोट में, तो उनको पकड़ के ठीक कराना ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है संजीव जी। हमारा ये मानना है कि हर विधायक को, हर एमपी को और विधानसभा लोकसभा लड़ने वाले हर प्रत्याशी को इस पर काम करना चाहिए। तो हम अभी दूसरा जो जिस पहलू पर बात कर रहे थे, वो अकेले चलने और अकेले करने की बात जो राहुल गांधी की है। उन्होंने सबको साथ नहीं बिठाया, रात में साथ में अलग मीटिंग हुई, रात्रि भोज में सब लोग जुटे राहुल गांधी के नए बंगले में जो 5 सुनहरी बाग लेन में, और वहां भी राहुल गांधी ने वो प्रेजेंटेशन दिया जो प्रेजेंटेशन उन्होंने मीडिया के सामने दिया था। अगर उसी समय सभी पार्टियां उनके साथ बैठी होती तो ये अलग से प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं होती संजीव जी। ये काम वही हो गया रहता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सब लोग एक स्वर में एक बात कह रहे होते। तो ये तो उन्होंने ये नहीं किया। और ये जो अपोजिशन के का जो अलायंस है इंडिया ब्लॉक, उसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उसके अस्तित्व को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, वो कांग्रेस के इसी एटीट्यूड की वजह से। पता नहीं राहुल गांधी को किसने ये समझाया। एक दिन पहले आप कह रहे एक दिन पहले खाना खाया, अपने घर पे डिनर किया, नहीं कल रात में ही किया, कल ही रात को हुआ, वही तो कह रहे, कल ही रात में हुआ। कल दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वो प्रेजेंटेशन दिया, और 4-6 घंटे के बाद रात में आप सारे लोगों के साथ बैठे तो वहां आपने फिर से प्रेजेंटेशन दिया। तो ये आप वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बुलाते, सब लोग एक डायस पर बैठते, तमाम बड़े नेता वहीं प्रेजेंटेशन दिखाते, सब अपने अपने अनुभव साझा करते मीडिया के सामने। अगर आप एक इम्पैक्ट बनाना चाह रहे थे तब, यहाँ इम्पैक्ट बनाने से ज्यादा आपको अकेले अपना श्रेय लेना है कि हम कर रहे हैं लड़ाई। और आप जो सोशल मीडिया देखिए, समूचा कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है संजीव जी, वो ये बताने में लगा रहता है कि एक ही साहसी आदमी है, एक ही बहादुर आदमी है जो घिर गया। कल अपने मित्रों के बीच घिर गया, कल शाम के उसमें। और मेरा जो आमतौर पे एटीट्यूड नहीं है, मैं गुस्से में भी आ गया थोड़ा अपने ही चैनल पे लाइव में। अब वो ये है, ये सबके मस्तिष्क पे छाने। आज इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर से बात हो रही थी, तो वो इन्हीं चीजों को महसूस वो लोग सब कर रहे हैं कि आपने बिहार का एसआईआर का मामला था, आप कर्नाटक ले आए, सब साथ मिल के नहीं लाए। बिहार की चीज, इतनी सारी बिहार की चीजें तो लोगों के हाथ में है। तो ये जो ब्रांडिंग, ये जो अच्छा, दूसरा ये भी नहीं, ये इसका प्रचार भी हो रहा है कि अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अकेला यही साहसी आदमी है, अकेला यही बहादुर आदमी है। यही इसी मुद्दे पे गाली कल खा गए हम। और मेरे कई मित्र जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, वो भी समझ गए कि संजीव चंद्र चलिए जी। देखिए
ये ऐसा नहीं है, आप इसको डिमीन कर रहे हैं ममता बनर्जी की लड़ाई को, आप डिमीन कर रहे हैं अखिलेश यादव की लड़ाई को, तेजस्वी यादव की लड़ाई को। मामूली लड़ाई थोड़े लड़ रहे हैं भाई आप। तेजस्वी यादव जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी लड़ाई है बिहार की, इतनी बड़ी लड़ाई है, उसमें आपको अपना 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 समर्थन जाके देना, अपना हाथ लगाना है उनकी लड़ाई में। तो आप कर्नाटक का मामला लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। कर्नाटक में आप 23 में चुनाव जीते, आपकी सरकार थी वहां, इसके बावजूद आपकी नाक के नीचे गड़बड़ियां होती रही और आप उसके बाद अब जाकर के आपकी पकड़ में आई है। ममता बनर्जी तो हाथ के हाथ पकड़ ले रही है। चुनाव आयोग, उल्टे चुनाव आयोग ने अभी कहा कि हम 4 अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे, तो ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि नहीं सस्पेंड करेंगे। आप अभी, आप न चुनाव की घोषणा हुई है, ना आपके हाथ में अधिकार है। तो आपके पास सरकार रहते हुए भी आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और मीडिया में ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि हम ही गोवर्धन पर्वत उठाए हुए अपनी उंगली पर। उधर से जैसे बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है कि अकेले कानी उंगली पर, नरेंद्र मोदी की कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा हुआ है, इधर से राहुल गांधी की कानी उंगली पर उठा हुआ है। तो आप समूचे गठबंधन के अस्तित्व के सामने इससे संकट खड़ा होता है। ये दूसरी बात ये थी। अब तीसरी बात जो आपके सवाल से निकली, उस SIR का मामला है बिहार का, जो असली मुद्दा है, जिससे सारे विवाद की शुरुआत जिससे अभी हुई है। संसद का मानसून सत्र पूरा, लगभग पूरा, आप ये तीसरा हफ्ता हो गया, हमको लगता है ये 3 हफ्ते, सारे पूरा 3 हफ्ता वॉश आउट हो गया SIR के मामले। 3 दिन आप छोड़ दीजिए, जब जिस दिन 2 दिन लोकसभा में और फिर 2 दिन राज्यसभा में चर्चा हुई 28, 29, 30 संभवतः वो जो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, तो उसके अलावा कोई कामकाज नहीं हो रहा है। सरकार जबरदस्ती विधायी काम करा रही है, बिल पास करा रही है बिना किसी बहस के, बिना किसी चर्चा के, या आधे घंटे 1 घंटे की चर्चा करा करके अपोजिशन SIR पर लड़ रहा है। वहां ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है। सोनिया गांधी भी SIR के विरोध में प्रदर्शन में जाकर के खड़ी हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी भी खड़े हो रहे हैं। उसको असली मुद्दा, उसको क्यों नहीं बनाया गया मुद्दा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के? वो बिहार का SIR का मुद्दा होना चाहिए। 65 लाख 66 लाख जो नाम कटे हैं उनका मुद्दा होना चाहिए था कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हजारों नाम कट गए और उसका क्या इंपैक्ट होगा चुनाव पर, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। मरे जितने लोग मर गए या जितने लोग शिफ्ट हो गए या जितने फर्जी वोटर हैं, ये 3 ग्राउंड आप बता रहे हैं, उन पर जब कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, 3 दिन का समय दिया और कहा कि आप बताइए, आपको, ये परसों की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसके बारे में अपना जवाब दीजिए और ये भी एक तरह से हिंट किया कि आप 65 लाख लोगों के नामों की सूची अलग से जारी करिए। तो ये मुद्दा उठाने की जरूरत, तो ये मुद्दा नहीं उठाया गया। कल की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा नहीं आया। ऐसा लगा कि आप डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को, SIR से आप दूसरी जगह इस मुद्दे को ले जा रहे हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ADR को के मामले में कहा भी है कि आप 65 लाख लोगों का बताइए क्यों काट रहे हैं। उसी मामले की बात हम कर रहे हैं। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नाम कटे हैं, एक तरह का एक हिंट है कि वो लिस्ट अलग से मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट की। ADR को आप उसकी लिस्ट दीजिए उन 65 लाख लोगों की, ताकि ये चेक हो। अपोजिशन भी यही कह रहा है ना कि ये 65 लाख कौन है जिनके नाम आपने काट दिया, हमको सूची तो आनी चाहिए, तब तो पता चलेगा। तो ये सारे इश्यूज गायब थे। इन इश्यूज पर चर्चा की जरूरत। आप राहुल गांधी को जाना है बिहार में, पदयात्रा करने जाएंगे, या अपोजिशन पार्लियामेंट में रोज हल्ला कर रहा है, तो उस इशू को रखना चाहिए था हम। अच्छा, इसमें क्या ये सर अजीत सर, कल राहुल जी बड़ा सुंदर लग रहे थे और वो अकेले एकदम से, जैसे होता है मैं हूं ना वाले अंदाज ही था, रॉबिन हुड नहीं कह रहा हूं, और पीछे कंप्यूटर वगैरह, स्क्रीन वगैरह, और बहुत कायदे से उन्होंने जो डाटा वगैरह सुने। मैंने कई अपने महिला साथियों को देखा लव यू राहुल गांधी लिखते हुए, तो मुझे लगा चलिए बड़ा अच्छा है, कम से कम ये हुआ। तो अब ये जो है यहाँ आ रहे हैं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई की तरह दिखने लगेंगे, क्योंकि अंततः देखिए, और बाकी चीजें जो हो, झूठ बोल करके भी सत्ता लिया जाता है, परसेप्शन से भी सत्ता लिया जाता है। मैं झूठ नहीं कहूँ, सॉरी कहता हूँ झूठ के लिए। जैसे कि 2 बैलों की जोड़ी का स्याही टिका रहता है, बड़ी कोशिश की थी उन लोगों ने। BP सिंह का वो फेमस है जो पर्ची निकाली थी उन्होंने कि ये स्विस बैंक के खाते के नंबर है। तो परसेप्शन में राहुल बड़े बनने लगे हैं। पब्लिक तो इस तरह से नहीं सोचती जैसे अजय द्विवेदी सोचते हैं, इतना डिटेल सोचते हैं। तो क्या वो जब आएंगे बिहार तो तेज प्रताप जो कट गए हैं तेजस्वी से, वो कमी पूरी कर देंगे? धीरे धीरे कांग्रेस भी बड़ा भाई हो जाएगा क्या अजीत सर? नहीं, ये तो कभी नहीं होगा। अब तो अभी निकट भविष्य में तो हमको संजीव जी नहीं दिख रहा है कि बिहार में कांग्रेस बड़ा भाई बन जाएगी। लेकिन कोशिश ये है कि राहुल बनेंगे बड़ा भाई। नहीं, राहुल गांधी भी नहीं बनेंगे। वहां तो हमेशा RJD बड़ी रहेगी, बड़ी पार्टी रहेगी, और तेजस्वी यादव ही गठबंधन को डिक्टेट करेंगे। उसमें कोई
कोई संदेह नहीं है, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। और ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव स्थिति है, बहुत ही वस्तुनिष्ठ स्थिति है कि तेजस्वी यादव ही वहां चेहरा होंगे, तेजस्वी यादव ही बड़ा भाई होंगे। और मतलब प्रतीकात्मक रूप से उम्र तो राहुल गांधी की बहुत बड़ी है तेजस्वी यादव से, लेकिन वो प्रतीकात्मक राजनीतिक उसमें संदर्भ में एक हम लोग कह रहे हैं बड़ा भाई आरजेडी ही रहेगी, बड़े भाई की भूमिका में है। बिहार में जैसे समाजवादी पार्टी रहेगी, उत्तर प्रदेश में या अगर कभी किसी और से भी स्टालिन रहेंगे वहां तमिलनाडु में, वो स्थिति नहीं बदलने जा रही। उस स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए ये सारी कोशिश हम लोग पहले भी एक बार चर्चा किया संजीव जी, ये सारी कोशिश ये है कि विधानसभा की जो 70 सीटें पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी उसमें कम से कम कटौती हो। सारी कोशिश इसकी है कम से कम कटौती हो। और दूसरी कोशिश ये है कि पब्लिक में ये परसेप्शन ये लड़ा बनाया जाए कि अपोजिशन के लीडर नेशनल लेवल पर बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले नेता राहुल गांधी है। ये दो परसेप्शन क्रिएट करना है इसको। अगर मान लीजिए कि बिहार में जैसी स्थिति रहो अभी, इसलिए बिहार पर क्यों इतना फोकस है, या बिहार को लेकर के क्यों नहीं पत्ते कांग्रेस अभी तक खोल रही है, क्यों नहीं राहुल गांधी तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा कर रहे हैं, ये सब अगर मगर इसलिए लगे हुए हैं संजीव जी क्योंकि इंडिया ब्लॉक को और उसमें भी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये संभावना दिख रही है कि बिहार जीत सकते हैं, कि बिहार में इस समय जो परसेप्शन है, जो धारणा है तेजस्वी यादव को लेकर के जीत सकते हैं। अगर जीत गए तो उसका श्रेय राहुल गांधी को मिले। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने, उसमें मुख्यमंत्री तो नहीं बना है राहुल गांधी को, लेकिन श्रेय राहुल गांधी को मिले कि उन्होंने बीजेपी को हरा दिया, बीजेपी का अश्वमेध उन्होंने बिहार में रोक दिया। और आपको पता है कि बिहार से जो परसेप्शन क्रिएट होता है, बिहार में किसी दल के जीतने हारने से जो राष्ट्रीय स्तर पर एक धारणा बनती है, उसका लाभ कांग्रेस को मिला। तो ये वाला मौका सर उनको झारखंड चुनाव में मिला था। बिल्कुल मिला था, बिल्कुल मिला था। बिल्कुल झारखंड चुनाव में बिल्कुल मौका मिला था, लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जो कांग्रेस के नेताओं से बातचीत में हमको लगा झारखंड के चुनाव के समय, वो मैं बात पूरी कर देता हूं थोड़ा बातचीत से, तो उनको मिला। और मोरली देखिए मोदी जी पहुंच गए सेलिब्रेट करने महाराष्ट्र का चुनाव, लेकिन कांग्रेस चाहती तो हेमंत सोरेन को वहां बुला करके, और ये श्रेय राहुल जी को ही जाता कि हमने, तो वो नहीं किया उन्होंने। वो इसमें तो ये आपको लगता है कि यहाँ दोबारा कर जाएंगे, बिहार में ऐसा करेंगे? नहीं करना चाहते हैं। देखिए हम वही कह रहे थे कि झारखंड में जो चुनाव के टाइम हमारी बात हुई लोगों से, वहां के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, तो जितना कॉन्फिडेंट अभी वो लोग बिहार को लेकर लग रहे हैं, उतने कॉन्फिडेंट वो झारखंड को लेके नहीं लग रहे थे। इसीलिए राहुल गांधी ने अपने को उस तरह से नहीं झोंका था झारखंड में जैसे अपने को बिहार में झोंका है। बिहार वो 5 बार जा चुके हैं, पद यात्राएं कर चुके, रैलियां कर चुके, वो सब कर चुके। झारखंड में ये सब उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि झारखंड की जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था कांग्रेस के अंदर। अगर रहता तो वहां भी इस तरह का होता कि पहले से क्रेडिट लेने की लड़ाई होती। पहले आपके इस कथन से एक बात और आती है सामने कि महाराष्ट्र के जीत को लेकर कॉन्फिडेंस था कांग्रेस के सामने, बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस, या हरियाणा के जीत को लेकर के कॉन्फिडेंस था। राहुल जी ने तो बाल भाषण में कह दिया था एक जगह कि छत्तीसगढ़ का चुनाव हम जीत रहे हैं, और वो जो मीडिया का जो सर्वे उर्वे होता है उस पर उनको यकीन था। कल जो भाषण वो बोल रहे हैं कि वहां हम हार गए, यानी ये, और झारखंड पे उनको यकीन नहीं था। तो इसमें पॉलिटिकल कमी है कि ये केवल रिगिंग का मामला है? नहीं, अपनी राजनीतिक समझ का भी मामला है। और ये सारे लोग, नेता लोग कहें कुछ भी संजीव जी, सब आदमी परसेप्शन से प्रभावित होते हैं, सब लोग मीडिया की खबरों से प्रभावित होते हैं, सब लोग चुनाव पूर्व सर्वे से प्रभावित होते हैं, सब लोग एग्जिट पोल से प्रभावित होते हैं, भले कुछ भी कहे। ये हर आदमी कहता है। तो वो एक असर था, उनको लग रहा था जो परसेप्शन हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने क्रिएट किया था, वहां जो माहौल बना हुआ था, लग रहा था कि शायद जीत नहीं पाएंगे हम लोग, लड़ाई बहुत कांटे की है, हो सकता है हार भी जाए। तो इसलिए वहां इतने अपने को नहीं इन्वेस्ट किया राहुल गांधी ने। कांग्रेस की सीटें घट रही है, ये कांग्रेस के सारे नेता मान रहे थे, कह रहे थे। वो तो प्रताप था हेमंत सोरेन का, जो निकल गए। हेमंत सोरेन भी जीत गए, कांग्रेस भी जीत गई, सब सारी चीजें ठीक हो गई। तो तब भी कोई क्रेडिट लेने की उस तरह की लड़ाई नहीं हुई जैसी क्रेडिट लेने की लड़ाई बिहार में कर रही है कांग्रेस पार्टी, कि हमको क्रेडिट भी मिले, हमको ज्यादा सीटें भी मिले, हम ज्यादा सीट इस बार ये लग रहा है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। वहां चुनाव जीतेंगे तो उससे राष्ट्रीय स्तर पर एक धारणा बना सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ ये राहुल गांधी की लड़ाई का नतीजा है, राहुल गांधी ने सड़क पर लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई का नतीजा है। ये क्रेडिट लिया जाए कि जो वोट चोरी का मामला राहुल गांधी ने उठाया, उससे चुनाव आयोग बैकफुट पर आया और बिहार में वोट चोरी नहीं हुई। तो ये ओवरऑल तमाम चीजें हो रही हैं, वो क्रेडिट लेने की हो रही कि सारा क्रेडिट किसी तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जाए।
तो बिहार जब जाएंगे, अभी तक आप गए हैं तो देखिए, एक बार हमको लगता है ये SIR वाले 9 तारीख को जो मीटिंग 9 जुलाई की जो चक्का जाम हुआ, उसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों साथ में आए। उसके पहले के कार्यक्रमों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं संजीव जी। हम लोग छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास की चर्चा की थी हमने, और दूसरे कार्यक्रम जो हुए राहुल गांधी की, जगलाल चौधरी वाला कार्यक्रम हुआ, या नौकरी दो पलायन रोको, तो कहीं उन्होंने तेजस्वी यादव को तो साथ नहीं लिया। तो कांग्रेस अपना कैंपेन, बल्कि वो कार्यक्रम बहुत डिस्टर्ब कर दिए गए, बहुत जिस तरह का आइडिया था वो बर्बाद हुए भी जी। हाँ, आइडिया ही बर्बाद हो गया ना। हम लोगों ने चर्चा की थी अंबेडकर छात्रावास वाला, तो आइडिया ही बर्बाद हुआ। आप सारे प्रदेश के अंबेडकर छात्रावास को एकजुट करते, बच्चों को एक जगह इकट्ठा करते, वो एक अलग ही उसका एक बना सकते थे आप कैंपेन। तो खैर वो सब नहीं हुआ। अब ये अभी भी ये समय है संजीव जी कि बिहार में राहुल गांधी जाएं, तेजस्वी यादव को उसी तरह से आगे रखे। देखिए, नेता के तौर पर तेजस्वी यादव के ऊपर अटैक करने के लिए अभी बीजेपी के पास बहुत कुछ नहीं है। देखिए, वो प्रशांत किशोर जो 9वीं पास 10वीं पास कहते हो, उन सब चीजों का कोई ज्यादा मतलब नहीं है बिहार के चुनाव में। राहुल गांधी के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं बीजेपी के पास। राहुल गांधी को अटैक करना और राहुल गांधी को घेरना बीजेपी का बहुत फेवरेट पास टाइम है। वो सारे टाइम बीजेपी के नेता यही करते रहते हैं। तो वहां जाकर के तेजस्वी की लीडरशिप को मजबूत करनी है, तेजस्वी की लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। और जो अभी लूपहोल्स वहां दिख रहे हैं, चाहे कन्हैया कुमार का दिख रहा हो, या पप्पू यादव का दिख रहा हो, या लेफ्ट की ज्यादा सीटों की मांग को लेकर के हो, मुकेश सहनी का दिख रहा हो, इसको आयरन आउट करना चाहिए। आप ये जो रिंकल्स हैं, इनको आयरन आउट करिए, वहां इन सब चीजों को ठीक करिए जाकर के। अभी श्रेय लेने, अपनी नेतागिरी चमकाने इसका टाइम नहीं है संजीव जी। अगले साल 5 राज्यों के चुनाव है, और हम बार बार कहते हैं कि बिहार के चुनाव का भारी इंपैक्ट उन 5 राज्यों के चुनाव पर होगा, खासतौर से पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में। तो राहुल गांधी को इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए। उनकी नेतागिरी, वो नेता हो गए राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें कोई संदेह नहीं। बिहार के दूसरे और सवालों पे थोड़ी देर बात करेंगे। आज तो बहुत दिनों बाद आप आए, तो दूसरी और डेवलपमेंट्स पे आपसे पूछेंगे, लेकिन और लोगों के कमेंट्स भी हम लेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो राहुल जी सवाल उठा रहे हैं, और जो SIR में हम लोगों को दिख रहा है, या दूसरे अन्य जगहों पे भी जो थोड़ा सा भी वोटिंग के सिस्टम से जुड़े हुए, उनको बात समझ में आएगी। तो ये ब्रॉडर चुनाव सुधार का मसला है या रिगिंग का मसला है? क्योंकि ऐसा लगता है कि ब्रॉडर चुनाव सुधार का मसला है। हर जगह जो इलेक्टोरल वगैरह बनता है उसमें गड़बड़ियां आ रही है। एक दूसरा, खुद राहुल जी कह रहे हैं कि हम 80 से, हमने एक वीडियो देखा, पता नहीं वो फैब्रिकेटेड है या क्या है, लेकिन कांग्रेस वाले प्रशंसक लोग चला रहे हैं 80। वो मेन पूरा इंटरव्यू में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन पाया, तो वो कह रहे हैं हमने 80 से चुनाव देख रहे हैं, 80 से पोस्टर लगा रहे हैं, घर से बाहर निकल के हम लगाते थे, चिपकाते थे, और 80 से हम मैनेजमेंट देखते हैं, बूथ मैनेजमेंट देखते हैं। तो जब आप 80 से बूथ मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो 80 से तो कांग्रेस जीतती थी, तो सारा खेल समझते होंगे। 2, और तीसरी बात कि ये सारी कथा ये भी तो है कि कई बूथों पर कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं बिहार वगैरह में, इनका पन्ना प्रमुख वगैरह जाकर ये खेल कर जाता है। 3, और चौथा कि एक गांव में कोई बाहरी वोटर आकर के वोट कर सकता है क्या किसी बूथ पर, जहां इतनी मार हो जाती रही है, मर्डर तक हुए हों? ये 4 चीजों के साथ सवाल ये क्या नहीं बनता कि ये रिगिंग से ज्यादा मसला चुनाव सुधार का है जो राहुल जी उठा रहे हैं? मैंने इलेक्टोरल जो लिस्ट बनता है उसमें ठीक ठाक ढंग से बनाया जाए, कायदे से ट्रेंड करके बनाया जाए। सर अजीत सर। नहीं, देखिए, इसमें जो आपने 4 सवाल बताए, इसमें सबसे आखिरी चौथे सवाल से ही शुरू करें कि कैसे कोई बाहर का आदमी किसी गांव में आकर के वोट कर सकता है। ये नहीं कर सकता अगर बूथ मैनेज नहीं है तो। और बूथ कहाँ मैनेज होता है? बूथ अगर कांग्रेस पार्टी, आपने ये ठीक बात कही, जो दूसरा या तीसरा आपका, कांग्रेस को बिहार जैसे राज्यों में और कई दूसरे राज्यों में भी बूथ पर उनका आदमी बैठा हुआ नहीं दिखता है। बूथ के अंदर जो पोलिंग एजेंट होता है, वो पोलिंग एजेंट बैठा हुआ नहीं दिखता है। और उस बूथ के बाहर जो 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर जो पर्ची काटने वाले लोग बैठे रहते हैं, वहां तो दिखता ही नहीं है कांग्रेस का झंडा। तो सबसे पहले तो कांग्रेस की अपनी संगठनिक कमजोरी है, उसमें सुधार की जरूरत है। कांग्रेस को अपने संगठन पर काम करने की जरूरत है। तो चुनाव से रिलेटेड जो शिकायतें कर रहे हैं राहुल गांधी, इसमें कई शिकायतें तो अपने आप दूर हो जाएंगी। हम फिर दोहरा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ये गड़बड़ी पकड़ी कि ये एक ही एपी नंबर का वोटर बिहार में भी एक जगह है और वही व्यक्ति यहाँ पश्चिम बंगाल में भी है, और ये पकड़ा गया। और कई हजार वोटर्स थे ऐसे डुप्लीकेट वोटर जिनको ठीक किया चुनाव आयोग ने, और उस प्रोसेस से तृणमूल कांग्रेस संतुष्ट है कि वो डुप्लीकेट वोटर वाला मामला एड्रेस किया गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास वर्कर्स हैं,
और अभी भी चुनाव आयोग के एसआईआर से पहले तृणमूल कांग्रेस के वर्कर घर घर जाकर के लोगों के वोट चेक कर रहे हैं, वोटर लिस्ट ले जाकर के उनका वोटर आई कार्ड देख करके चेक कर रहे हैं। ये करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। अगर कांग्रेस हो, वोटर, अगर हम लोग जैसे चुनाव हम देख रहे हैं, पता नहीं उन्होंने वो तो 80 से देख रहे हैं, हम बहुत सक्रिय रूप से संजीव जी 85 से चुनाव देख रहे हैं। हमारे यहाँ हमारी गोविंदगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में जोगिंदर पांडे निर्दलीय चुनाव लड़े थे शेर छाप से, तो वो हम उनका चुनाव 1985 से देख रहे हैं। और 89 में तो बहुत सक्रिय भूमिका ली थी, 89 में हम पोलिंग एजेंट भी बने, काउंटिंग एजेंट भी बने। तो जो चुनाव लड़ता था, हर कैंडिडेट के 2 डमी कैंडिडेट होते थे और एक बूथ पर एक कैंडिडेट के हिसाब से 3 आदमी पोलिंग एजेंट बैठता था। एक तो उस कैंडिडेट की पार्टी का और 2 जो उसके डमी कैंडिडेट होते थे उसके पोलिंग एजेंट बैठते थे। और वो पैसे लेकर के बैठे रहते थे 200-400 रुपए ही, कि चैलेंज करेंगे किसी वोटर को। तो कई बार जेन्युइन वोटर भी चैलेंज किया जाता था वोट डिस्टर्ब करने के लिए। ये स्ट्रेटजी होती थी। इतने सघन तरीके से, इतने इंटेंस तरीके से चुनाव लड़ा जाता था। आज तो हम देखते ही नहीं है। हम दिल्ली में जाते हैं वोट डालने, दिल्ली जैसी जगह पर कांग्रेस का पोलिंग एजेंट नहीं बैठा होता है। हम मान लीजिए आज 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, हम 7:10 में या 7 बजे तक वोट डालने पहुंच गए, कांग्रेस का आदमी नहीं आया हुआ और हम निकले वहां से वोट करके, उसके बाद तो कांग्रेस का आदमी नहीं, एक आदमी नहीं, 3 आदमी तो छोड़िए, एक आदमी नहीं है जो पोलिंग एजेंट। हम लोग दिल्ली में वोट देने गए, दक्षिणी दिल्ली में जिस बूथ पे, वहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसके लोग थे। हमने बीजेपी वाले से लेकर के, पता ये नहीं बताऊं किसको वोट किया, लेकिन पर्ची बीजेपी वाले से लिया। बीजेपी को नहीं, इतना तो कह ही सकता हूँ जी। हाँ संजीव जी, बूथ के अंदर 5 आदमी बैठे हुए थे। हमने पूछा, 5 आदमी बीजेपी के थे। जो पोलिंग एजेंट 5 लोग बैठे हुए थे, 5 लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये जो अपनी कमजोरी है, संगठन की कमजोरी है, तो चुनाव लड़ने का बहुत ही सहज तरीका है ना, आसान तरीका है। हम लोग पहले देखते थे, आज भी वो आजमाया जाता होगा कि 2 या 3 डमी कैंडिडेट खड़े किए जाते, तो उसके नाम पर गाड़ियां इशू होती थी, उसके नाम पर और तमाम चीजें ली जाती थी, उसके नाम पर पोलिंग एजेंट बैठता था, उसके नाम पर काउंटिंग एजेंट बैठता था। तो कांग्रेस ये सब कहां कर रही है? ये ट्रेडिशनल तरीका चुनाव लड़ने का, और अब ये पुराना नहीं पड़ा, ये नहीं, बेकार नहीं हो गया, ये तरीका ही बीजेपी आजमा रही है। तो अगर संगठन मजबूत करते हैं आप, इन सब चीजों को तो आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि ये फर्जी वोटर है। चुनाव के पहले पकड़ लिए होते अगर महादेव पूरा, तो हो सकता है कि ये स्थिति नहीं आती जो आप चुनाव के बाद पकड़ रहे हैं। और इसमें चुनाव आयोग के भरोसे मत बैठे रहिए कि वो ठीक करे। ये तो कांग्रेस को, दूसरी पार्टियों को, अपोजिशन की तमाम पार्टियां हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी कर रही हैं, उस तरह से करके इसको ठीक कराना होगा। चुनाव सुधार तो अभी जैसे हम कल देखे, जो राहुल गांधी हार गए, अरविंद केजरीवाल ने भी कायदे से इन चीजों को रोक लगाने की कोशिश की थी। हाँ, उन्होंने भी, हर प्रादेशिक पार्टी कर रही है मेहनत संजीव जी, प्रादेशिक पार्टियां मेहनत कर रही हैं। राहुल गांधी की जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और उसके बाद आप सोशल मीडिया चेक करिए, जो बीजेपी का इकोसिस्टम है, उसने तारीफें शुरू कर दी कि वाह, राहुल गांधी ने तो बहुत अच्छी बात कही। अब उनको ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, अब बीजेपी और दूसरे लोगों को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को ले जाकर के दे दे, अपने आप एसआईआर की जरूरत प्रमाणित हो जाएगी। ये बीजेपी का इकोसिस्टम कर है कि आप अगर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सुप्रीम कोर्ट को दिखा दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हाँ बहुत बढ़िया है, तो एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर होगा तभी ये गड़बड़ियां ठीक होंगी। तो एसआईआर होगा, ये गड़बड़ी ठीक होगी। ये अगर एसआईआर ईमानदारी से हो तो सचमुच ये गड़बड़ियां ठीक हो जाएंगी। आप टाइम दे करके करें, समय दें, लोगों के दस्तावेज चेक करें सचमुच। और बीएलओ और बीएलएज, देखिए बिहार में 90,000 बीएलओ हैं, ऐसा जो सरकारी 90,000 बीएलओ हैं, और 1 लाख से ज्यादा बीएलएज थे, बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टियों के थे, अलग अलग पार्टियों के थे। तो ये बीएलएज और बीएलओज मिल करके अगर करें तो चुनाव जो मतदाता सूची की इन गड़बड़ियों को ठीक किया जा सकता है। और अगर ये गड़बड़ियां ठीक हो जाए तो एक हद तक आप चुनाव की पवित्रता, उसकी शुचिता सुनिश्चित कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सबसे, देखिए, और कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अच्छी बात है, लेकिन ये नोशन है बिहार जैसे क्षेत्रीय दलों के लिए। हाँ, तो सबसे ज्यादा बीएलए बीजेपी के बाद 6-7 कम आरजेडी ने बनाए भाई। आप दूसरी जगहों से आप चाहते तो बीएलए, आप कांग्रेस सब जगह बना करके इसको पकड़ने की कोशिश करती। खैर कहीं नहीं, 50,000 के करीब बीएलएज आरजेडी के थे और 6,000 बीएलएज कांग्रेस के थे। कोई तो मैच ही नहीं था, इतना कम बीजेपी ने, वो भी कांग्रेस ने, वो भी बाद में जब ये हुआ कि एसआईआर नहीं रुकने जा रहा है और होने ही जा रहा है, जब प्रोसेस शुरू हो गया, तो उसके बाद आनंद फानंद में कांग्रेस ने के 6,5900 कुछ बीएलए बनाए गए। तो ये है कुल मिलाकर के ये मामला जो, खैर फिर भी यदि राहुल गांधी और कांग्रेस का सिस्टम चुनाव सुधार को भी यदि मुद्दा बना ले जाता है, तो पहली बार मुझे लगता है इस देश में कई दूसरे सवाल, धर्म और दूसरे जो सवाल होते हैं उससे अलग, थोड़ा सा अमेरिका और इंग्लैंड में जिस तरह से चुनाव होता है उस तरह का एक मुद्दा बन सकेगा। क्या सवाल है अजीत सर, ये जनता का मुद्दा बन पाएगा?
एकदम 1 मिनट, एक थोड़ा सा मतलब 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, 1 मिनट। नहीं, बन जाएगा, जनता का मुद्दा बनेगा। बिहार में तो कम से कम ये मुद्दा बना ही हुआ है, क्योंकि बिहार में एक धारणा बन गई है आरजेडी के कैंपेन की वजह से भी, लेफ्ट के कैंपेन की वजह से भी, कांग्रेस के भी कैंपेन की वजह से ये धारणा बन गई है, ये मुद्दा बन गया है कि वोट में गड़बड़ी होती है, मतदाता सूची में गड़बड़ी होती है, चुनाव आयोग गड़बड़ी करता है। तो जो सजग होकर के वोट डालना है, सावधान रहना, ये इशू बन गया है। और इससे जुड़ा हुआ दूसरा इशू, जो बड़ा इशू अपोजिशन बनाना चाह रहा था कि भाई अभी खाली तुम्हारा वोट छीनने का मामला नहीं है, वोट तो छीनने का है ही, उसके अलावा तुमको जो तमाम सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं मिलती हैं वो भी बंद हो सकती हैं किसी न किसी समय तक। तुमको संदिग्ध मतदाता की सूची में डाल दिया जाएगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि संदिग्ध मतदाता नाम की कोई श्रेणी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को तो पता है ना कि बिहार में मैक्सिमम वोटर जो बने हैं 7,24,00,000, उसमें मैक्सिमम लोग आधार देकर के बने हैं। तो उनको तो चुनाव आयोग जब चाहे तब उनके आधार की मान्यता रद्द करके उनको कहेगा कि अब आप वोटर नहीं रहे। मैक्सिमम लोग आधार से बने, चुनाव आयोग कुछ भी कहे, मैक्सिमम लोग आधार से बने हैं। और ये धारणा बिहार में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों में एक बन गई, अल्पसंख्यकों में, कि राजनीतिक जो भागीदारी तुम है, चुनाव जो उनके पास कोई बहुत बड़ी सामाजिक उपलब्धि तो है नहीं, आर्थिक तो कुछ भी नहीं है संजीव जी, उनके पास कोई सामाजिक हैसियत नहीं है, कोई आर्थिक हैसियत नहीं है, उनकी जो भी हैसियत है वो राजनीतिक हैसियत है। और उस राजनीतिक हैसियत को घटाने की कोशिश हो रही है इस SIR के प्रोसेस से। इस बात का मैसेज बिहार के एक बड़े मतदाता समूह को पहुंचा है, और ये निश्चित रूप से बीजेपी JDU के लिए बहुत चिंता की बात है। ये चिंता की बात है, और ये अच्छी भी बात है कि कई बार ऐसी चीजें, भले ही अजीत द्विवेदी जी बहुत सारी चीजें समझते रहे, लेकिन जनता के बीच में कई बार ऐसी चीजें जानी जाती भी हैं। साम दाम दंड भेद, वो मैं 2 दिन से दिनकर जी की पंक्तियां याद कर रहा हूं कि सच है विजय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का विघात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। तो कुछ छल छद्म कौशल भी होता है, वो नेताओं के लिए है। जो थोड़े से लोग हैं वो कुछ टिप्पणियां हैं, कुछ में गलियाया गया है हम लोगों को। तो वो है तेजस्वी यादव महागठबंधन को 175 सीट मिलेगा, इतना लड़ेंगे नहीं तो मिलेगा कहां से। अच्छा, महागठबंधन को क्यूरियोसिटी कह रहे हैं कि 2020 के चुनाव में अमेरिका में भी वोटर फ्रॉड बड़े पैमाने पर हुआ, जिससे बाइडेन जीते। नहीं, ये अर्चना जी तो बात नहीं है। अर्चना जी ने तो, अर्चना नाम से जो भी हैं वो, उन्होंने तो जम के गलिया दिया है। वो क्या पढ़े, वो गाली रिसीव कर लिया, हम लोग सब कुछ कह दिया उन्होंने, जितनी चीजें जाति वाती सब हमारी आपकी जाति चले, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो जी नहीं, जैसे अभी हम कह ही रहे थे कि अमेरिका का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग से, हम लोगों की तरह कोई नहीं है। वहां कोई वोट डालने नहीं जाता, वहां कोई वोटर लिस्ट ऐसी नहीं बन के रखी होती है कि उसमें नाम है तब आप वोट डालिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर उस समय वहां रह रहा है, अमेरिका में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां लिस्ट से वोटिंग नहीं होती है, हम आप अमेरिका में रह रहे हैं तो जाके वोट डाल सकते हैं वहां वहां वॉलंटियर वोट कंडक्ट कराते हैं। कोई चुनाव आयोग जैसी संस्था वोटिंग कंडक्ट नहीं कराते, लोग वॉलंटियर करते हैं, चुनाव कराते हैं। वहां जो आरोप लगे थे वो ये था कि ट्विटर और दूसरे जो ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मैनिपुलेट किया गया था लोगों को, वो एक अलग है। वोटर फ्रॉड का मामला नहीं है। बाइडेन पॉपुलर वोट में बड़े भारी अंतर से जीते थे। ट्रंप जो पहला चुनाव जीते थे 16 में, उसमें गड़बड़ी हुई थी। हिलेरी क्लिंटन पॉपुलर वोट में ज्यादा वोट लेकर के भी चुनाव हार गई थी। उस समय ट्रंप पहला वोट जीते थे, वो फ्रॉड का मामला था। बाइडेन तो बहुत ही बड़े अंतर से चुनाव जीते थे, कोई वोट का फ्रॉड नहीं था उनकी जीत। महेश यादव कह रहे हैं दोपहिया चालक हेलमेट का इस्तेमाल मजबूरी में ही करते हैं। वैसे ही कांग्रेस भी मजबूरी में ही इंडिया गठबंधन को साथ में लेती है। बढ़िया, नहीं ये ठीक है। अब कुलदीप सिंह जी शर्मा लीजिए थोड़ा सा। अजीत सर आपको शर्म करने के लिए कह रहे हैं कुलदीप सिंह जी। अरुण कुमार कह रहे हैं कि नमस्कार संजीव जी और अजीत जी, आप दोनों विद्वान पत्रकार सही काम कर रहे हैं, यहाँ के लिए धन्यवाद। आगे उन्होंने जो बात कही उस पर हम लोग टिप्पणी करें। एक बात है सर, आप राहुल जी को दोष दे रहे हो, भार और खतरा भी ले रहे हैं। अजीत जी तेजस्वी को उकसा रहे हैं, यानी कमजोर कर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी को क्या उकसा रहे हैं? हम लोग थोड़े कह रहे हैं कि तेजस्वी कांग्रेस को छोड़ दें। देखिए, तेजस्वी अपनी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। इस बात में कोई भी समझदार आदमी हो या थोड़ी कम भी समझ रखता हो तो ये तो जानता है ना कि पोल पोजीशन में तेजस्वी यादव है, सेंट्रल पोजीशन में तेजस्वी यादव है। 144 सीट पिछली बार उनकी पार्टी लड़ी थी, तो पोल पोजीशन में वही होंगे। तो पोल पोजीशन में तेजस्वी यादव हैं। कांग्रेस, हमने कहा कि अपनी 70 सीटें जो उसको पिछली बार मिली थी उसमें से ज्यादा सीटें बचाने के लिए सारी कोशिश कर रही है।
उसमें कम सीटें कटे, उसको 10 से अच्छी सीटें छोड़नी पड़े, 15 सीटें छोड़नी पड़े, कम से कम सीटें छोड़नी पड़े, कांग्रेस इसकी कोशिश कर रही है। इसके अलावा पोल पोजीशन में तो तेजस्वी ही रहेंगे ना, एजेंडा तेजस्वी करेंगे, वोट तेजस्वी के पास है, तेजस्वी का समीकरण वहां है। जो एक पिछड़े जाति के नेता के तौर पर तेजस्वी मर्ज हुए हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार के बाद एक स्वाभाविक मंडल राजनीति के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव ही मर्ज हुए हैं, तो राजनीति तेजस्वी करेंगे ना, इसमें हमारे आपके उकसाने से कुछ नहीं होता है। पोल पोजीशन में तेजस्वी यादव, बाकी लोगों को उनको सप्लीमेंट करना चाहिए, बाकी किसी को नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, जाके उनकी मदद करिए, उनकी मदद करिए। आज देखिए बीजेपी इतनी मजबूत हो करके भी, हम अभी पटना में थे कॉन्क्लेव में, और सम्राट चौधरी ने 10 बार जोर दे करके कहा कि नीतीश फटा पोस्टर निकला नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, बीजेपी मजबूत है, इसके बावजूद बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार। और आप भले ही चुनाव के बाद जो तमाशा हो जाए, लेकिन फिलहाल वो करें। और आज कांग्रेस की कोई पूंजी वहां नहीं है, कोई पूंजी नहीं है, आपकी लेफ्ट की पूंजी है, तेजस्वी यादव की पूंजी है, और आप उसी को दबाने की राजनीति कर रहे हैं, वहां अपने आप को चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। ये तो महागठबंधन के अंदर आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और ये किसी सज्जन ने लिखा था ना कि महागठबंधन मजबूरी में जैसे लेती है। आप एक आदमी कोई बताए जहां कांग्रेस मजबूत है और कोई गठबंधन है, एक स्टेट कोई बताए हमको जहां कांग्रेस मजबूत है और कोई गठबंधन। एक भी स्टेट में कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है जहां मजबूत होती है, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो। एक स्टेट में देखिए, अब तो ये अरोगेंस की अखिलेश क्या होता है। हाँ वही, और उसके बाद कहते हैं अखिलेश क्या होता है, और चुनाव हार गया। हरियाणा में इसी तरह से आप चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी की वजह से 1% वोट लेके आप चुनाव हार गए। आप गिन के बता रहे हैं कि हम टोटल 27,000 वोट से हार गए। यही कह रहे हैं कि बिहार महाराष्ट्र न हो जाए कांग्रेस की आत्ममुक्ता होने से। और ये सच है अजीत सर, हम अगले सप्ताह बात करेंगे अपनी किताब के हवाले से। हमने महाराष्ट्र हरियाणा पे काफी काम किया, उसके बाद लिखा है कि इवन CSDS पिछला परसेप्शन देखिए, आप कह रहे हैं ना कि परसेप्शन जाएगा लोगों के बीच में, तो जाएगा। इलेक्टोरली उसको कन्वर्ट करना, क्योंकि पिछली बार जो CSDS का है 2024 में दलित वोट 1% कम मिला है कांग्रेस को, दूसरे दलों को मिला होगा, सहयोगी दलों को मिलाकर, गठबंधन को, लेकिन ये परसेप्शन का जो है वो नुक्स तो आप काम नहीं करें, यानी महाराष्ट्र में आपको दलित वोट आप नहीं ला पाए अपनी ओर, इसका नहीं ला पाए। हाँ वही है, ये बात है। और अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा हम 27,000 वोट से हार गए, तो 1.5 लाख से ज्यादा वोट तो आम आदमी पार्टी ले गई। तो आप जहां मजबूत होते हैं वहां आप किसी से गठबंधन नहीं करते हैं, जहां कमजोर होते हैं आप दूसरे के कंधे पर सवार हो जाते हैं, तेजस्वी यादव के कंधे पर, अखिलेश यादव के कंधे पर, स्टालिन के कंधे पर, और उसके बाद आप उस पर से दबाने लगते हैं कंधे पर बैठ करके, और उसको नाखून गड़ाने लगते हैं उसके कंधे में कि अब उसको बिठा दें। ये नहीं हो सकता है। आप जो है वहां हरियाणा में भी सैलजा का इशू और हुड्डा साहब का इशू बहुत अंतिम तक आप लेकर चले। यहाँ भी आप कन्हैया और पप्पू के इशू को अंतिम तक लेके जा रहे हैं, ले जाएंगे। यहाँ भी पप्पू लगातार ऐसी बातें करते हैं जिससे कि तेजस्वी या महागठबंधन असहज हो जाए, असहज कर देते हैं। यही कुमारी सैलजा कर रही थी, और हार का एकमात्र कारण ये रहा। कुमारी सैलजा घर बैठी, और उनके घर बैठने का मतलब उस समय एक एरोगेंस था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि हमको जरूरत नहीं, हम चुनाव जीत ही रहे, क्यों दूसरे को ले आए। और कांग्रेस पार्टी भी इसी मुगालते में रही कि हम लोग जीत ही रहे, तो क्यों मान मनोबल करना है, और उससे परसेप्शन सारा बिगड़ गया आपका, और चुनाव हार गए। तो ये आम आदमी पार्टी को के साथ मैनेज करना आप नहीं कर सके। आपने दलित वोट के लिए, आप चौधरी उदयबान की कोई थोड़ी हैसियत है कुमारी सैलजा के सामने, आपने वो मैनेज नहीं किया। आप साफ देख रहे थे कि बीजेपी ने ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बना के मोहनलाल बडौली को ब्राह्मण एकजुट कर रहे हैं, आपने उसके लिए भी कोई प्रयास नहीं किया। वहां पिछड़ा मुख्यमंत्री बना करके पिछड़ा वोट बीजेपी ने एकजुट किया। यादव नेताओं को, आपके पास एक यादव नेता थे कैप्टन अजय यादव, आपने क्या किया उनके साथ? कैप्टन अजय यादव के साथ आपने हाशिए में डाल दिया कैप्टन अजय यादव की सारी पॉलिटिक्स आपने वहां समाप्त कर दी, और वहां राव नरवीर सिंह और राव इंद्रजीत जैसे बड़े नेता लेकर के बीजेपी चुनाव में गई। तो यादव हो, गैर यादव पिछड़ी जातियां हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, सारी पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही थी, और आप बैठे थे चुनाव जीत जाएंगे। कैप्टन अजय, ये अच्छा है कि अनिल यादव आए हैं, तो अनिल अजय हिंद आए हैं तो थोड़ा वाइब्रेंट कर रहे हैं, लेकिन ये वाइब्रेंट करना राहुल की पॉलिसी का मामला है। अजय यादव के साथ बुरा किया, और उसमें एक छोटी सी हॉस्टिलिटी लालू परिवार के प्रति है, वो उनके समधी हैं, उनको हटाया। इसका मतलब है बिहार चुनाव में जाने के पहले आप उसको ठीक करना चाहते थे, और लाया आपने एक अनिल यादव जो हैं वही हरियाणा से लाया, अनिल जय हिंद, अनिल यादव हैं बेसिकली, अनिल यादव हैं।
नहीं तो ये सब चीजें करती है कांग्रेस पार्टी। आप यहाँ जहां मजबूत है, जहां भी थोड़ी सी ताकत है कांग्रेस के पास, वो अपने पास सटने नहीं देगी किसी अलायंस पार्टनर को, किसी सहयोगी पार्टी को कि हम कुछ नहीं देंगे आपको, हम अपनी सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे, लेकिन आप हमको दीजिए, हमको ये भी दे दीजिए, हमको वो भी दे दीजिए, हमको ये भी दे दीजिए। ये राजनीति थोड़ी चली। सब पता है कि चुनाव में गड़बड़ी होती है। सवाल यह है कि कांग्रेस इतने दिन खामोश क्यों रही, जबकि दूसरे दल तो बहुत सालों से सवाल उठा रहे हैं, कहीं यह बाइनरी की सेटिंग। तो ये सब है सब मसला। हम लोग तो पहले इसी पर डिस्कस किए ना, हम लोग इसी पर पहले डिस्कस किए कि बाइनरी की ही सेटिंग है ना, कि भाई राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, सारी पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी करनी है देश में। कई बार सर, कल मैं एक कॉलेज में बोलने गया था, तो वहां बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग प्रगल्भ माइंड वाले लोग होते हैं, डिसाइडेड होते हैं। जैसे जो बाइनरी वाली बात कर रहे हैं, मैंने कल बच्चों को समझाया पोस्ट ट्रुथ क्या होता है, बाइनरी के बीच के सत्य क्या होते हैं। तो लेकिन हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट या दर्शक शायद ना समझें, भाग जाएंगे, गालियां दे देंगे। हम लोग तो वो उसके बीच की चीजें जो होता है, चूंकि एक प्रगल्भ माइंड है और हमारे बराबर का माइंड है, आप जो लोग सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वो तो ऐसा होता है। वो तो चाहेंगे कि हम लोग को गलिया के निकलने, बात यदि समझ में नहीं आ रही। विपक्षी दलों को राहुल जी को सर्वमान्य नेता बनाकर जनता के बीच जाना ठीक होगा, अन्य पार्टियों के पीछे का सीट लेना चाहिए पूरा। ये कहाँ अरुण जी, इतने देर से तो हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। आप अपने यहाँ भी ले जाइए नजर, जहां जहां राहुल जी मजबूत है। संकट तो यही है, इतनी देर से तो हम लोग यही बात कर रहे हैं। आप दूसरे की रोटी में हिस्सा चाहते हैं और अपनी रोटी का छोटा सा भी टुकड़ा नहीं देना चाहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आज कांग्रेस गठबंधन के एक बड़े नेता से यहाँ चुनाव के पहले, ये इस प्रोग्राम के पहले हमारी बात हो रही थी, तो दर्द है। और वो वैसे नेता हैं जो लोग पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े हैं, राहुल जी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, पॉलिटिक्स को लेकिन समझते हैं। सर, अंतिम टिप्पणी, हम लोगों ने वादा किया था बिहार के और डेवलपमेंट पे, एक वाक्य, दो चार वाक्य में 46 मिनट हो गया है। तेज प्रताप अंतिम तक खबर बनाते रहेंगे, जैसे कि पप्पू यादव। हाँ, ये अब तेज प्रताप का मामला थोड़ा सीरियस होता जा रहा है संजीव जी। पहले हमको नहीं इतना सीरियस नहीं लग रहा था। हमको लग रहा था कि उनकी वजह से, जो उनके एडवेंचर्स थे, उन एडवेंचर्स की वजह से कुछ नुकसान आरजेडी को हो सकता है, लेकिन लालू यादव ने तत्काल उसको ठीक करने की कोशिश कर ली थी अपनी। अब ये पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं, ये जो इंटरनल जो झगड़े हैं वो उसको भी सामने ले आ रहे हैं। जैसे कल भी वो तेजस्वी यादव और संजय यादव को लेकर के लगातार कमेंट कर रहे थे कि संजय यादव ही असली राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी ज्यादा चलती है। आप इस समय ये झगड़ा जो है ये आरजेडी को नुकसान कर सकता है। दूसरे, वो जो 5 पार्टियों के साथ गठबंधन बना रहे हैं, देखिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार संजीव जी 1 या 2 यादव, हम 243 की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि सिर्फ आरजेडी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी या यादव बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहां 1 या 2 यादव कैंडिडेट बहुत मजबूती से दावेदारी नहीं कर रहा है किसी पार्टी से। मान लीजिए कि अगर किसी ने ठान लिया, वो वहां का मुखिया है, सरपंच है, वार्ड मेंबर है, या शहरी इलाके में वार्ड कमिश्नर है, वार्ड कमिश्नर का चुनाव हारा हुआ है, काउंसलर का चुनाव, वो अगर चुनाव लड़ जाए तेज प्रताप यादव के गठबंधन से, अगर उसको टिकट मिल जाए 1000-2000, देखिए बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव ने खुद ही बताया कि 52 सीटें ऐसी हैं जो 5000 से कम अंतर से डिसाइड हुई है। तो जहां इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, उस क्लोज कॉन्टेस्ट में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप अगर 1000 वोट का नुकसान करेंगे तो 2000 वोट का नुकसान होगा। तो ये अब ऐसा लग रहा है कि वो नुकसान जा रहे हैं। तेज प्रताप का मैन टू मैन कनेक्शन बड़ा जबरदस्त है। और वो अभी एक मित्र एक अखबार ले गए थे जहां हमारी तस्वीर थी वीपी सिंह वाली, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, इनसे आप क्यों नहीं बुलाते हैं हमें इन सब कार्यक्रमों में। तेज प्रताप का ये उनसे पूछना था, वो अखबार लेके गए थे। तो और छोटा सा कार्यक्रम बीपी सिंह के लिए जयंती कार्यक्रम है, तो इस तरह की बात करके वो आना नहीं चाह रहे होंगे या जो भी होगा, लेकिन इस तरह की बातें वो करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो जैसा वैसा, जो गाने वाला है गाने की तरह। लालू जी का एक एलिमेंट उनमें है। तो ये आप जो कह रहे हैं सर कि धीरे धीरे वो सच में खतरनाक होते जा रहे हैं, जो हम सब देख रहे हैं। कल तो एक गठबंधन ही बना लिया उन्होंने, वीवीआईपी और 5 दल। ठीक है, देखिए ऐसी एक इससे बड़ी पार्टियों का गठबंधन था पिछली बार, बड़े नेता थे, बसपा के नेता हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, 3.5% वोट ले गए। हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1% वोट भी तो बहुत हो जाएगा ना। 1% वोट भी तो बहुत हो जाएगा, 0.5% वोट भी बहुत हो जाएगा बिहार में। और हमने कहा कि बहुत कम अंतर से डिसाइड होती है मैक्सिमम सीटें।
उसमें ऐसी स्थिति में जो तेज प्रताप कर रहे हैं उसको कंटेन करने के लिए आरजेडी को कोशिश करनी चाहिए, आरजेडी को बात करनी चाहिए। जैसे बीच में ये खबर आई थी कि वो जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे उस सीट पर वहां अपोजिशन का अलायंस जो है अपना कैंडिडेट नहीं देगा या कोई ऐसा कैंडिडेट दे देगा जो उनको सप्लीमेंट करे, उनके चुनाव में उनकी मदद करे। तो ऐसी कोई बात करनी है तो उनसे पहले से बात कर लेनी चाहिए है। ये डैमेज हो रहा है ये, और बीजेपी इसको हवा दे रही है। अगर इसी तरह के दिमाग में वो सोचते रहे, 4 आदमी आसपास पहुंच गया उनका कहीं से प्रायोजित आदमी, तो फिर तो चुनाव आने तक तो बहुत डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल। सुमित बाली कह रहे हैं कि गाली की चिंता मत करिए, बल्कि उन्होंने 100 रुपीज डोनेट भी किया है। सोशल मीडिया में सभी गाली खाते रहते हैं। तबरेज साहब सीरियस आदमी, इसलिए थोड़ा इनको 1 सेकंड में 30 सेकंड में एड्रेस करके बात खत्म करेंगे। वो करें इट्स क्राइस्टल क्लियर मेन एट वर्क आर गाइडेड बाय द कंपनी दे बिलोंग टू। हमारे बारे में यदि आप तबरेज साहब ये कह रहे हैं तो थोड़ा हम लोग जो बात कर रहे हैं बाइनरी नैरेटिव और ट्रूथ पोस्ट ट्रूथ को लेकर के, वो कैसे बनता है, इस पर थोड़ा आप विचार करिए। आप सीरियस आदमी, आपके लगातार के कमेंट्स हम लोग देखते रहते हैं। इतनी जल्दी किसी को खारिज करने, किसी को बाहर भेज देने, और आमतौर पे देखिए हमारे यहाँ 80% कास्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। द्विवेदी जी को हम बुलाते हैं नाम से ही, मैं भी, मेरा तो नाम में नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैं बताता रहता हूँ जाति, तो द्विवेदी जी के नाम से अलग अलग जातियां लोग देख सकते होंगे उनके इसमें, लेकिन बात वो नहीं है। द्विवेदी जी बात करते हैं, साफ सफाक बात करते हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट विहीन आदमी है या मैं इंटरेस्ट विहीन आदमी हूँ। हमारा तो टैगलाइन है कि हम पक्षपात नहीं करते लेकिन निष्पक्षता का दावा नहीं करते। तो ये होता है मनुष्य में, लेकिन इस तरह से सीधे खारिज नहीं कर दिया जाना चाहिए। आम लोगों की तरह आप नहीं हैं। आप तबरेज साहब, आपका मैं चूंकि कमेंट देखता रहता हूँ इसलिए, अगर राहुल वर्सेस मोदी हुआ भाजपा फायदे में रहेगी। विपक्ष को संयुक्त प्रयास से ही भाजपा धाराशायी हो सकती है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने भाजपा को झटका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी सर। अब हम आपको नई टिप्पणी, इस टिप्पणी के साथ हम लोग खत्म करेंगे। ये इनकी टिप्पणी बहुत सेंसिबल टिप्पणी थी कि आप सप्लीमेंट करिए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समूचे अपोजिशन ने राहुल गांधी को सप्लीमेंट किया, अपोजिशन को सप्लीमेंट किया, नहीं तो क्या आपको लग रहा है संजीव जी कोई स्थिति थी कि 17 सीट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दे दी जाए, कोई दे दे लड़ने के लिए और 7 सीट कांग्रेस जीत जाए? उसमें कोई स्थिति नहीं थी लड़ने की, वहां कोई स्थिति नहीं थी। अमेठी भी हारे हुए थे पिछली बार आप, लेकिन तेजस्वी उन्होंने, अखिलेश यादव ने आपको एकोमोडेट किया, तो लोकसभा में सबने आपके पीछे ताकत लगाई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि विधानसभा के चुनाव में आप जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है उनको जाकर के सप्लीमेंट करिए, उनको मदद करिए, उनके रास्ते में बाधा मत डालिए। देखिए, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की जिम्मेवारी है, लेकिन हर जगह वो उंगलबाजी के लिए चली आती है, दिक्कत है। तबरेज जी ने क्लियर कर दिया कि वो आपस में बात कर रहे थे, वो हमारे लिए नहीं था। आर रितेश कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि शाम 5 बजे तक जो वोटिंग, ये एक बात है रितेश सर। हम अभी खत्म करना चाहते थे, 2 ऐसी टिप्पणियां आ गई जिस पर बात कर लेना चाहिए। ये एक बात है, चुनाव आयोग को इस पर तो क्लियर होकर आना चाहिए कि भाई जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, राहुल जी ये भी बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, तो ये क्यों होता है ऐसा? नहीं, ये तो देखिए ये बहुत ही बड़ा सवाल है संजीव जी। हम लोग जब बैलेट से वोटिंग होती थी तब भी 11 बजे रात तक फाइनल आंकड़े आ जाते थे। अब जब ईवीएम से वोटिंग होती है तब भी आप देर रात तक और अगले दिन तक आंकड़े अपडेट करते रहते हैं, और वो अपडेशन में 10%, 8%, 9%, 7% वोट बढ़ जाता है। ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। लेकिन ये भी फिर हम यहाँ कहेंगे कि चुनाव आयोग के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के जो पोलिंग एजेंट होते हैं बूथ पर, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि आप देखिए, बिना कोई भी ईवीएम पॉलिटिकल पार्टीज के पोलिंग एजेंट के सील मोहर के बगैर सील नहीं हो सकता है। हम तो चुनाव पोलिंग एजेंट रहे हुए, हम लोग भी सील मोहर लेकर के बैठे रहते थे। ईवीएम जब उस समय बैलेट बॉक्स जब सील होता था तो हमारी पार्टी, जिस पार्टी के हम पोलिंग एजेंट है, उसकी मोहर भी लगती थी उसके ऊपर, और खोले जाने समय उसको चेक किया जाता था कि वो सील है कि नहीं है। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी है कि आप देखिए कि 5 बजे जब वोटिंग खत्म हुई है तो कितने लोग लाइन में हैं, उसके बाद कितनी वोटिंग होती है, एग्जैक्टली जब ईवीएम सील होता है उस समय तक कितने परसेंटेज वोट हुए हैं, और उसके बाद अगर चुनाव आयोग उसमें कुछ सुधार करता है तो इसका मतलब कि चुनाव आयोग छेड़छाड़ कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है। बिल्कुल, ये सब बातें आ रही हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है, और ये चोरी भी हो रही है तो मोगेम्बो कर रहा है क्या, ये तो सवाल बनेगा। धन्यवाद तबरेज साहब। ये एक सवाल है, इसको भी बिना एड्रेस की हम लोग नहीं जाएंगे और आगे कोई अब सवाल नहीं लेंगे। शंभू सिंह कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि चुनाव में नीतीश कुमार को ये कहा जाता है कि वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उल्टा वो और मजबूत। पिछले चुनाव में तो कम से कम ये उभर कर सामने आया।
ऐसा क्यों नहीं होता, बल्कि और कह रहे हैं ऐसा क्यों नहीं होता कि चुनाव में नीतीश कुमार को ये कहा जाता है कि अब खत्म हो जाएंगे, लेकिन उल्टा, अच्छा उसी सवाल जी, वो मजबूत होकर के आते हैं। नहीं, ये तो ठीक है, तो हम लोग भी कहते हैं कि वो हमेशा फिनिक्स की तरह मजबूत होते हैं। लोकसभा चुनाव 14 हम लोगों ने देखा जब उनको सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन उसी लोकसभा चुनाव में हमको घूमते हुए जहानाबाद में, मुंगेर में, गोड्डा में, भागलपुर में, गोड्डा से आगे निकले थे हम, झारखंड से होके भागलपुर गए थे, हमको लोगों ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम लोग नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार को, लेकिन विधानसभा में नीतीश कुमार को देंगे। तो वो कमजोर होते हैं फिर मजबूत होते हैं, ये सब ये उनकी राजनीति, एक बिहार के लोगों के मन में उनकी जो धारणा है उससे होता है। लेकिन हमको कई बार लगता है कि ये परसेप्शन क्रिएट करने में उनकी अपनी राजनीति या उनका अपना सिस्टम भी काम करता है। ये एक बात प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं और ये फैक्चुअल करेक्ट है कि वो हमेशा अपने वीकनेस पर प्ले करते हैं नीतीश कुमार, अपने स्ट्रेंथ पर नहीं जाते हैं, कोई स्ट्रेंथ शो नहीं करते हैं। जैसे आरजेडी अपने स्ट्रेंथ पर चुनाव लड़ती है कि हमारे पास 32% वोट है, यादव है, मुसलमान है, हम लड़ लेंगे, वो उस पर नहीं जाते हैं कभी भी। जेडीयू उस पर पॉलिटिक्स नहीं करती है और ये उनकी ताकत भी है। इसीलिए महिलाएं भी, दलित भी, अल्पसंख्यक भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके तरफ से कोई बहुत स्ट्रेंथ शो नहीं किया जाता है हमेशा। जो किंग कॉन्ग की तरह छाती पीटने वाले लोगों से ये जातियां, कई समूह डरते हैं। ये नीतीश कुमार की ताकत है, जो अपनी वीकनेस शो करके वो चुनाव में जाते हैं। और इस बार तो पूरी किलेबंदी से जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी को एकदम ऐसे लग रहा है कि चौतरफा बंद कर देंगे, खत्म करके जाएंगे। तो सुबह सुबह उठ करके टीचर्स का ज्यादा संख्या नहीं है, 35, ये लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग हैं और अनवार्ड हैं, 2-3 लाख लोगों का होगा, लेकिन वो समझते हैं इसकी ताकत को, तो कल उसको भी बंद किया। मतलब कई सारे खिड़कियां, कोई दरवाजा खुला ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में हम और बात करते रहेंगे। अजीत जी को जल्दी 15 अगस्त के बाद नहीं छोड़ेंगे, हम सप्ताह में 2 की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर। नमस्कार। धन्यवाद संजीव जी।